Very good morning, student. Now, myself, Mr. KB Singh, I am a social science educator, and as you know that ki CBSE has changed this time the two terms of examination, जो पूरे के पूरे entire syllabus को दो भागों में बांटा है. And first term almost that you already have given the exams. For to get the success in the second term, I am here under the leadership of Vidya Prakashan Mandir Limited. And we have the good concept about max marks, in which we are providing you the various kind of questions, various kind of assertion reason question and different segment in social science. सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बहुत कम मतलब कि ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, एंड दे गिव देयर मोर अटेंशन ऑन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड साइंस. बट हेयर आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट मेक सोशल साइंस वेरी इजी. कोशिश ये है कि सोशल साइंस को इजी किया जाए, और इस सोशल साइंस को इजी करने में आई एम वेरी थैंकफुल टू विद्या प्रकाशन मंदिर, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है और एक तरीके से बच्चों के लिए एक इजी फॉर्मेट में, एक इजी सेगमेंट में एक सिलेबस, एक पूरा का पूरा कोर्स तैयार करने का एक छोटा सा प्रयास किया है. आई होप दैट वी विल गेट सक्सेस टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड सो मेनी थिंग्स इन सोशल साइंस. जिस सोशल साइंस से आप पीछे भागते थे उसी को आपको ग्रैब करने का एक छोटा सा प्रयास एक सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार सीबीएसई ने पूरे के पूरे सोशल साइंस इवन बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांटा है. तो टर्म 2 के लिए मैक्स मार्क्स के अंतर्गत जो अंडर द लीडरशिप ऑफ विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड की साइड से तैयार है, यू विल गेट द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. You will get the answer of the different high order thinking skill question which is prepared by the expert in Vidya Prakashan Mandir Limited. तो एक एक्सपर्ट की हमारी टीम है, उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, एंड वी आर हियर टू डिस्कस 1-to-1 ऑल द क्वेश्चन. जो भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके पूरा का पूरा सेगमेंट है, उसको हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे. 1-to-1 डिटेल में उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इसी कड़ी में आज हमने जो हिस्ट्री है आपका, उसका फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको हमने लिया है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि वी कैन से दैट कि 10 मार्क्स क्वेश्चन विल कम इन दिस चैप्टर. लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे. सो वी जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर कि ये जो नेशनलिज्म इंडिया है ये क्या है, किस तरीके से हुआ और किस तरीके से ये भारत के लोगों में एक आजादी पाने की जो ललक थी वो जागृत हुई. कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके की एक चिंगारी को जागृत करने का प्रयास किया, एंड दे जस्ट ट्राई टू यूनाइट द पीपल अंडर वन रूफ, एंड दे जस्ट वेरी हरी टू गेट द इंडिपेंडेंस. So let's discuss all the important segment of the chapter 1, that is nationalism in India. एक छोटी सी कहानी है जिसको हम देखें. लगभग 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में आए, और जिस समय वो भारत में आए द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स जस्ट टू डू द सम बिजनेस. एक बिजनेस करना उनका मेन मोटिव था. उनके साथ डच भी आए, फ्रांसीसीज भी आए, पुर्तगीज भी आए, एंड सो मेनी कॉलोनियल कंपनीज आर केम इन इंडिया. बट आफ्टर डूइंग सम बिजनेस वो वहां से यहाँ से चले गए. बट ओनली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली कंपनी दोज हु एस्टैब्लिश्ड देयर ओन एम्पायर इन इंडिया, एंड with using the various kind of policies, with using the various kind of tactics, they just try to cover up all India. पूरे के पूरे इंडिया को उन्होंने कवर कर दिया. तो ये कहानी धीरे धीरे आगे चली. इसी तरीके से हम लोग एक तरीके से गुलाम हुए, और गुलाम होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहला एक हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने आवाज को बुलंद किया था, उसको हम ये कह सकते हैं कि 1857 this was the first year when the peoples of India just awoke, एक तरीके से वो जागे, and they have started the first revolution. एक प्रथम क्रांति की जो स्टार्टिंग की इन लोगों ने 1857 में की.
लेकिन 1857 की क्रांति भी एक तरीके से फेल हो गई और बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही। उसके कई सारे कारण थे, हालांकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे कारण ये, कई सारे कारण ये थे कि जैसे कि उस समय ब्रिटिशर्स वर मोर पावरफुल। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट द ब्रिटिशर हैड द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, और भारतीयों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। कुल मिला के युवा कि ये पूरा का पूरा आंदोलन हमारा फेल हुआ। बट दिस रिवोल्यूशन गिव द आइडिया टू द पीपल्स ऑफ इंडिया दैट डेफिनेटली वी कैन गेट इंडिपेंडेंस, हम वास्तव में आजाद हो सकते हैं। और इसी क्रांति के बाद एक शुरुआत हुई यूनियन और एसोसिएशन बनाने की, और इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं 1885 दिस इज द ईयर व्हेन द इंडियन political leaders just framed their first political party which is known as Indian National Congress. Indian National Congress का गठन किया 1885 में, and so many people have just played very vital role to the formation of Indian political party. प्रथम जो एक political party थी उसके गठन में काफी important योगदान दिया। कुल मिलाकर जो इंडियंस थे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियंस थे जो अंडर एक रूफ नहीं थे, एक तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि जो एक छत के नीचे नहीं थे, बाद में वो इस रिवोल्यूशन या एक तरीके से इसके माध्यम से वो एक छत के नीचे आए, और छत के नीचे आने के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। बट दिस वाज नॉट एनफ टू गेट द इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के लिए ये सब कुछ अकेला जरूरी नहीं था, इसलिए एक तरीके से कुछ नई नई घटनाएं हुई, और उन घटनाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। घटनाएं क्या थी? अब यहां पर आप सबसे पहला वर्ड देखिएगा, नेशनलिज्म। वी कैन से द 1857 revolution and the formation of Indian National Congress just create the feeling in the mind of the peoples of India that we are supposed to unite under one roof. We are supposed to just unite a country that is full of love, full of peace and above the religions, all these things. एक ऐसे देश की परिकल्पना की उन्होंने जो धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों को यूनाइट करे। तो इसी तरीके से एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो देश के अंदर जागृत हुआ, और नेशनलिज्म की जो भावना थी जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी हद तक जागी, जिसको हम कह सकते हैं। ये नेशनलिज्म की भावना थी, और एक तरीके से इस भावना ने हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों को एक छत के नीचे, एक रूफ, अंडर वन रूफ, जस्ट टू यूनाइट, लोगों को यूनाइट किया। और यूनाइट करने के साथ साथ they have just make them strong to fight against the British East India Company. So there are some important segment under this chapter. First of all we will discuss that सबसे पहले ये आपका 1857 the first revolution, and then 1885 we can say political पार्टी का गठन होता है 1885 में। ये एक छोटे छोटे सेगमेंट थे। नाउ द स्टार्टिंग विद दिस द फीलिंग दैट दीज टू इवेंट्स जस्ट क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल्स। भारत के लोगों के मन में एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में इनका बड़ा योगदान रहा, और वो भावना किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से आगे चली, और वो कितनी सक्सेस रही, उसके लिए कुछ सेगमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दीज इवेंट्स विल वेरी हेल्पफुल टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर की बात करें बच्चों, तो वर्ल्ड वॉर मीन्स देर आर 2 वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। नंबर 1 1914 to 1918 दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945. First of all, we will not discuss the Second World War. You just see the some important segment of the First World War. अगर आप First World War की देखें, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध हुआ, भारत में उसने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? तो भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, एक तरीके से देयर इज ए ह्यूज एक्सपेंडिचर इन द वॉर आइटम। जो वॉर आइटम थे उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ, दैट द क्रॉप्स वर फेल्ड। जो क्रॉप्स थी किसानों की वो फेल हुई, और क्रॉप्स फेल होने के साथ साथ जो एपिडेमिक थी देश के अंदर वो फैली। एपिडेमिक फैलने के साथ साथ
we can say that there is a new segment has been started by the British East India Company, which is known as force recruitment. फोर्स रिक्रूटमेंट हम ये कह सकते हैं एक तरीके से जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती कराया जाता था। तो फोर्स रिक्रूटमेंट है, कस्टम ड्यूटीज रेज की गई, कस्टम ड्यूटीज के साथ साथ जो क्रॉप्स फेलियर था वो हुआ और जो एक एक्सपेंडिचर था लोगों का काफी बढ़ा। We can say that the impact of the first war just give the some negative inputs on the peoples of India, और जो भारत के लोग थे वो बड़े डरे सहमे इस तरीके से रहते थे और अपना जो एक आउटपुट उस समय देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी जो हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है बच्चों कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसने इस तरीके की सिचुएशन पैदा की कि भारत में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक भारत के लोग आपस में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आई और वी कैन से दैट दे हैव टू फेस द सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया। Now we are waiting that ki we have the so many problems. Now the question that ki who will sort out our problem. So this is the entry of the great Indian hero which is known as Mr. M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi. They have just returned in 1915 from Africa. ये अफ्रीका में 1915 से आए एंड थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में मैं बताना चाहूंगा। व्हेन ही वाज इन अफ्रीका जस्ट कंप्लीटिंग हिज बैरिस्टरशिप, दे जस्ट रेज द वॉइस अगेंस्ट द अपार्थीड, दे जस्ट रेज द वॉइस अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और कभी एक छोटी सी कहानी है कि वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने कहा था कि आपने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं आपको अपने देश से बाहर निकालूंगा। So finally, when the people of India just facing the so many problem, the Mahatma Gandhi arrived in India in 1815. 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं and after arriving in India, they just give the drastic change in the mindset of the peoples and they have started the basically three important movement. तीन important movement शुरू करते हैं जिसमें कि एक हमारा है चंपारण मूवमेंट, एक है हमारा खेड़ा मूवमेंट एंड एक है हमारा अहमदाबाद मूवमेंट। Sometime the examiner can ask कि what was the year of the Kheda movement? So 1916 Kheda movement, 1917 and Ahmedabad movement 1918. These were the three important points which I want to discuss with you all. So my dear student, अगर हम चंपारण मूवमेंट की बात करें, चंपारण मूवमेंट जो गुजरात में इंडिगो प्लांटर थे उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा था उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट शुरू किया। सेम मूवमेंट है स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। सम ऑफ द फार्मर इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जस्ट फेसिंग द सम ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज सम ऑफ द हाई टैक्सेस हैव बीन imposed by the Britishers on the farmer. So when the Mahatma Gandhi came to know that, they just visit the Kheda and try to sort out the problem of farmer. सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम ये अहमदाबाद मूवमेंट में आई। अहमदाबाद मूवमेंट 1918 में महात्मा गांधी ने शुरू किया और अहमदाबाद में एक कॉटन मिल थी, उसमें जो काम करने वाले कारीगर थे उनका भी शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था। तो उन्होंने एक तरीके से 1918 में ये खेड़ा मूवमेंट शुरू किया। These three steps which is taken by महात्मा गांधी just give the drastic change in the Indian society और भारत के लोगों को एक छत के नीचे लाने पे उन्होंने विवश कर दिया। So there is a kind of positivity or reach in the mindset of the people कि यार कोई व्यक्ति आया महात्मा गांधी जिसकी ने हम लोगों को आजादी मिल सकती है। चंपारण मूवमेंट हुआ, खेड़ा मूवमेंट हुआ, अहमदाबाद मूवमेंट हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने ईयर लिखी है द एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन बट वी हैव डोंट वरी, वी हैव इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन मैक्स मार्क्स। जो मैक्स मार्क्स है हमने सारे क्वेश्चन इस तरीके के इंक्लूड किए हैं। These recorded lectures are very helpful to just recall that कि हाँ हमने किए हैं, हम आपको बार बार पढ़ा रहे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप देखिएगा, उसको स्टडी कीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट send your message in our chat box or mail to us, whatever we have the different means of communications। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कर सकते हैं। सो फाइनली ये चीजें हुई और ये चीजें होने के बाद जब ये चीजें हुआ कि भाई एक तरीके का मूवमेंट, एक तरीके की जन जागृति भारत के अंदर फैली। जागृति फैलने के बाद ये
एक तरीके से भारतीयों के मन में इस तरीके की भावना आई कि अब हाँ, दिस इज द टाइम जब हम लोग आजाद हो सकते हैं, अब हम एक तरीके से हमसे हमारी कोई आजादी छीन नहीं सकता है। इसीलिए द सो मेनी पीपल जस्ट रेज देयर वॉइस, बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया, और आवाज को उठाने के साथ साथ एक जब ये सारी मूवमेंट हुई, यहां पर मूवमेंट हुआ, यहां पर मूवमेंट हुआ, यहां पर मूवमेंट हुआ, तो ब्रिटिशर्स थोड़ा सा डर गए कि क्या करें, अभी तक तो ये शांत थे, हम इनका शोषण करते थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, व्हाट हैपेंड नाउ? सो दे हैव जस्ट थिंक कि वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। सो इन 1919 they just pass Rolect Act. What was the Rolect Act? This Rolect Act passed by Imperial Legislative Assembly. ये एक असेंबली थी ब्रिटिशर्स की जिन्होंने इस एक्ट को पारित किया था, रोलेक्ट एक्ट। ये रोलेक्ट एक्ट क्या कहता था? रोलेक्ट एक्ट ये कहता था, द रोलेक्ट एक्ट गिव द इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन, और उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था और 2 साल तक उनको बेल नहीं होती थी। पुट इन जेल विदाउट बेल, ये कॉन्सेप्ट था। आजकल होती है ना, अगर हम कोई क्राइम कर देते हैं तो जमानत मिल जाती है, कभी हाई कोर्ट से मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है, अलग अलग जगह से हम लोगों को जमानत मिल जाती है। बट ये एक्ट पारित किया गया 1919 में, और इस एक्ट का विरोध किया गया। इस एक्ट का विरोध करते समय तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले, भारतीयों ने कॉलेजेस को छोड़ दिया, रोड को स्ट्राइक किया, रैलीज ऑर्गेनाइज्ड की, एंड सो मेनी पीपल हैव रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट दिस अनजस्टिस लॉ व्हिच इज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो एक एक्ट पारित किया था, जिसको कहते हैं आज की भाषा में कहते हैं काला कानून, उस समय पारित किया था। इसका विरोध करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग एरियाज में रैलीज ऑर्गेनाइज्ड हुई। स्कूलों के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, ऑफिस जाना छोड़ दिया, and they have raised their voice this unjustice law which is passed by imperial legislative council. So ये सारी चीजें चलती रही। इसी सारी की सारी घटनाओं को दबाने के लिए उस समय मार्शल लॉ लागू किया गया। मार्शल लॉ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता था, अगर कोई व्यक्ति भीड़ इकट्ठी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय लागू किया, और इसी कानून के तहत जब ये लोग रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, रोलेक्ट एक्ट का विरोध करते करते जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। वी हैव इंक्लूड इन मैक्स मार्क्स, इसको मैक्स मार्क्स में हमने इंक्लूड किया है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जलियांवाला बाग। सो रोलेक्ट एक्ट का विरोध करते हुए 13 अप्रैल 1919, इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा बच्चों। समटाइम द एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन, ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम रोलेक्ट एक्ट की बात करें, सो 13 अप्रैल 1919 दिस वाज द ईयर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, नोट कीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग बाग बैसाखी का पर्व बनाने के लिए इकट्ठा हुए, और बैसाखी का पर्व बनाने के साथ साथ ये इस तरीके के रोलेक्ट एक्ट का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन उस समय याद कीजिएगा, मैंने भी आपको बताया मार्शल लॉ लगा हुआ था, एंड मार्शल लॉ के तहत कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा होना जरूरी नहीं था। अगर कोई करता था तो उसको पनिशमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। दैट टाइम द गवर्नर ऑफ इंडिया वाज जनरल डायर। जनरल डायर के हाथ में कमान थी। व्हेन द जनरल डायर केम टू नो दैट द सो मेनी पीपल आर असेंबली इन जलियांवाला बाग, he ordered to their sepoy to open the troops fire, and the so many people have lost their life in this Jallianwala Bagh incident. And this, the year of Jallianwala Bagh was 13 April 1919. These were the some important segment. ये सब important segment थे जो आपके एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, after the Jallianwala Bagh, there is a new concept are come in the Mahatma Gandhi mind. महात्मा गांधी के मन में एक क्वेश्चन आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियंस. If we stop their help, that day is not so far when the Britishers have to take their bags and go away. हम लोगों की मदद से ही भारत के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया है, और हम ही लोग उनको मदद करना बंद कर दे तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में वो जा सकते हैं। इसी तरीके का विचार इन्होंने
1909 में एक बुक आई थी इनकी जिसका नाम था हिंद स्वराज, और ये हिंद स्वराज में इस तरीके का एक सेंटेंस इन्होंने दिया था कि हम लोगों को वी शुड नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, और इन्होंने एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया इसी अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर। जब वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भारत के अलग अलग एरियाज में शुरू किया गया, जिसमें कि मूवमेंट इन टाउन हुआ, रेबेलियन इन कंट्री साइड हुआ और स्वराज इन प्लांटेशन हुआ। ये छोटे छोटे सेगमेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने इसलिए इंक्लूड किया है चैप्टर के समरी में ताकि आपको जानकारी मिल सके। अगर आपके मूवमेंट इन टाउन आता है तो मुख्य तौर पर मोस्ट ऑफ द मैन वुमेन स्टूडेंट हैव लेफ्ट द स्कूल। एक तरीके से बायकॉट करना, नॉन कॉपरेशन करना, यानी कि वट एवर द ब्रिटिशर सेड उसको बिल्कुल अपोज करना, पूरी तरीके से विरोध किया गया। खादी कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, जो ब्रिटिशर्स जो हमारे सिंथेटिक कपड़े आते थे उसको हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया, और एक तरीके से नॉन कॉपरेट किया ब्रिटिशर्स के साथ। ये टाउन की कुछ घटनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। लेकिन बहुत लंबे समय तक हम लोग खादी पहन नहीं पाए उस समय। बच्चों पहन क्यों नहीं पाए? बिकॉज द खादी वॉज सो एक्सपेंसिव, खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, दैट्स वाई वी कुडंट वियर दिस कॉस्ट। रिबेलियन इन कंट्री साइड की बात करें, दीज वर द सम इंपॉर्टेंट सेगमेंट। रिबेलियन इन कंट्री साइड वी कैन से दैट, इसके यहां पर एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, बेगार। व्हाट इज बेगार? बेगार आज की डेट में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना पैसे के कोई काम करता है और उसको हम काम करता है तो वो एक तरीके से बेगार में होता है। उस समय बेगार प्रथा थी, अंग्रेजों के लिए ये लोग काम करते थे और काम करने के साथ साथ एक तरीके से बिना पैसे के वो लोग काम करते थे। और इसी बेगार प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बाबा रामचंद्र को। बाबा रामचंद्र, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु जस्ट स्टॉप द बेगार, तो दैट वाज बाबा रामचंद्र। इसके अलावा जो तीसरा एक स्वराज इन प्लांटेशन, इसको शुरू किया जब पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, एंड व्हेन द पीपल्स दोज हु आर वर्किंग इन द प्लांटेशन they came to know that there is a one person whose name is Mahatma Gandhi just arrived in India and he is working for the independence of the peoples of India, तो they were very happy, बहुत ज्यादा खुश हुए। और खुश होने के साथ साथ they just एक तरीके से उन्होंने कहा कि now the Mahatma Gandhi will come and they will distribute land in our own village, और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। और ये उस समय एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन 1859 यहां पर एक एक्ट ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन में लगाया हुआ था जिसको हम कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट गिव द पावर कि प्लांटेशन वर्कर आर नॉट सपोज टू लीव द टी गार्डन, टी गार्डन नहीं छोड़ सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ इन ब्रिटिशर्स। तो उसका वो लोग वहां से परेशान थे, कहीं ना कहीं एक पूरा समुदाय परेशान था और उसके लिए उन्होंने यहां पर ये किया। ये तमाम मूवमेंट चले, पूरे देश के अंदर चले, बट द सम टाइम दिस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकम वायलेंट। ये वायलेंट हुई और वायलेंट होने के साथ साथ 1922 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया बाय महात्मा गांधी। व्हाई? समटाइम द क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इन 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट वॉज टुक प्लेस। चोरी चोरा में एक इंसिडेंट होता है जिसमें लगभग 22 पुलिसमैन जलकर मर जाते हैं। व्हेन महात्मा गांधी केम टू नो दैट द 22 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, सो दे जस्ट डिक्लेयर कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये सारी घटनाएं इसी समय चलती रही और धीरे धीरे देश आजादी के पथ पर आगे चलता रहा। बाद में एक टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन भारत के फेवर में लिए, कुछ अगेंस्ट लिए। उन्हीं चीजों का आंकलन करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया, ये 1928 में आया। लेकिन साइमन कमीशन का भी विरोध किया गया उस समय, और विरोध करने के पीछे मुख्य कारण ये था कि जो भी कमीशन था, दैट इन साइमन कमीशन ऑल द पीपल्स वर ब्रिटिशर्स, सो ऑल द पीपल जस्ट अपोज द साइमन कमीशन। व्हाई? बिकॉज दे रेज देयर वॉइस कि अगर इस पूरे के पूरे कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन, किस तरीके से वो भारतीय की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। सो दे जस्ट अपोज द साइमन कमीशन। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, और इस साइमन कमीशन का विरोध करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है लाला लाजपत राय, दोज लॉस्ट देयर लाइफ। उन्होंने अपनी जो उनकी डेथ हो गई, लेकिन जब वो मरे थे उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ने वाली एक एक लाठी का वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का कार्य करेगा। सो अल्टीमेटली दैट की साइमन कमीशन का विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा।
आगे हमारी जो एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जो नेशनलिज्म की जो एक यात्रा है थोड़ा सा आगे चलती है। आगे चलने पर आपको हम थोड़ा सा सॉल्ट मार्च के बारे में बताएंगे। ये लॉर्ड इरविन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी राइट ए लेटर टू लॉर्ड इरविन विद सम 11 डिमांड्स। उन 11 डिमांड्स में से कुछ डिमांड थी कॉमन इंटरेस्ट की और कुछ डिमांड थी जैसे कि रिडक्शन ऑन द लैंड रेवेन्यू एंड जो भी टैक्सेस इंपोज किया है उस टैक्सेस को कम करना। और उसी डिमांड के साथ साथ एक तरीके से ये डिमांड लॉर्ड इरविन को भेजा बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। सो महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च with 78 volunteers and they have just complete the 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर वो चले 10 डेज तक वो चले 14 डेज तक और वो लगभग 10 किलोमीटर हम कह सकते हैं पर डे चले थे। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। 78 वॉलंटियर्स के साथ चले 240 किलोमीटर की यात्रा तय की, लगभग 14 दिन तक वो चले 14 डेज एंड 10 किलोमीटर पर डे। सो 240 किलो माइल्स दे हैव जस्ट कवर अप एंड रीच द दांडी पहुंचे और वहां पर नमक कानून को बना करके जो ब्रिटिशर्स का एक जिसको कहते हैं कि जो उनका बनाया हुआ कानून था उसको उन्होंने तोड़ा। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये सारी चीजें इस तरीके से हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। द सोल्ट मार्च वाज जस्ट अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी के अंदर आता है। तो इसमें भी कई सारे पार्टिसिपेंट थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। हम कहते हैं कि दलित एंड मुस्लिम, दीज वर द टू कम्युनिटी दोज हु पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और एक तरीके से एक सपोर्टिंग वे में ही किया। उसका एक कारण भी था कि दीज पीपल वर जस्ट डिस्क्रिमिनेटेड दैट टाइम। उस समय ये लोग बड़े डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे भारतीयों के द्वारा। सो इनके अपने खुद के इंटरेस्ट थे, खुद के इनके अपने सिस्टम थे, तो इन्होंने दे हैव नॉट टुक सो मच पार्टिसिपेट, इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर हुआ कि ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें चलती रही। देयर इज अनदर सेगमेंट विच आई वांट टू डिस्कस, दैट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में मैं आपसे दो बातें करना चाहूंगा बच्चों। एक खाली नॉन वायलेंस और वायलेंस के बेस पर ही आजादी हम लोगों को नहीं मिली है। लोगों में जन जागृति लाने में, लोगों के माइंडसेट को प्रिपेयर करने में डिफरेंट पोएट्स, डिफरेंट आर्टिस्ट also played very vital role to create the sense of collective belongingness in the mindset of the peoples of India। भारत के लोगों में इस तरीके का कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जनरेट करने में इनका बड़ा योगदान रहा है, जिसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर, इमेजेस ऑफ भारत माता। आप खुद सोचिएगा, एक बच्चा है या मैं ही आपके सामने एक नेशनल एंथम गाने लग जाऊं तो डेफिनेटली यू विल फील समथिंग इन योर माइंड, इन योर हार्ट। तो दिस इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर कहीं पर भी एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कोई गाना चल रहा है, वो हमें कुछ नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके की फीलिंग हमारे मन में आती है। दीज थिंग्स प्ले वेरी वाइटल रोल एंड टू जस्ट unite the peoples under one roof against the British government। So we can say that कि this was the very important things and हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से भारतीयों में इस तरीके की जन जागृति पैदा करने में ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का बहुत ही ज्यादा योगदान था। So this was the summary of the chapter। So thank you very much बच्चों। I hope that you will get all the points and whatever the question include by Max Marks and under the leadership of Vidya Prakashan Mandir Limited, you will do all the question और इसी के क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।